हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका वसंत क्लासेज में। आज की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अध्याय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके ऊपर अध्ययन करेंगे, जिनके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, उच्च अभिक्रियाशील धातु है, जो कि वायुमंडल में क्या करती है, वायु या जल के संपर्क में आने पर आग को पकड़ लेता है, जिसके कारण इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो देखिए आपको किस तरह से उत्तर लिखना है ताकि आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो देखिए सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यह तीव्रता से साधारण ताप पर जल अथवा वायु में उपस्थित नमी से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस तुरंत ही आग पकड़ लेती है, अतः इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम धातु है, ये जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वो उत्सर्जित होती है। तो ये पहला प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे, उत्पाद के साथ अगर अवक्षेप का निर्माण हो तो इस प्रकार की जब अभिक्रिया होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कि हमने डेफिनेशन लिखी है, जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ अवक्षेप प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराने पर सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अभी ये जो रासायनिक सूत्र है, सूत्रों के द्वारा हमें इस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड से। तो किसका निर्माण हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का, और साथ में किसका निर्माण हो रहा है, बेरियम सल्फेट का। सोडियम क्लोराइड है वो क्या होता है, विलय होता है, और ये जो बेरियम सल्फेट है ये अविलय होता है। परगनली में अगर इसकी अभिक्रिया करवाई जाए तो ये तली में क्या हो जाता है, जम जाता है, और ये वही क्या है, अवक्षेप है। तो अवक्षेप का निर्माण होने के कारण ही इसे कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अब रही बात इसे संतुलित करने की, तो यहां पर देखिए आप कि सोडियम के अभिकारक में देखिए कितने परमाणु है, 2 है, और उत्पाद में कितने, 1 है। तो क्या करें, इसके आगे लगा दे 2। तो इस प्रकार से सोडियम क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। उसके बाद सल्फेट के परमाणु देखें तो इधर भी बराबर है और उधर भी बराबर है, तो दोनों तरफ बराबर ही है। फिर बात की जाए बैरियम की, तो बैरियम यहाँ पर 1 है, अभिकारक में 1 है, और उत्पाद में देखें तो उत्पाद में भी 1 है। फिर क्लोरीन देखी जाए तो क्लोरीन यहाँ पर परमाणु हो रहे हैं 2, और इधर हो रहे हैं, इधर भी 2 हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो वायुमंडल में क्या करता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेता है, और ये जब परत का निर्माण हो जाएगा तो उसे जब हम जलाएंगे तो क्या होता है, हमें कठिनाई होती। तो जब हम इसे रेगमाल की सहायता से साफ कर देंगे तो उसके बाद अगर इसको जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को, तो वो आसानी से जल पाता है। तो यहाँ पर उत्तर लिखा देखिए, वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी ऊपरी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण इसे जलाने में क्या होती है, कठिनाई होती। अतः रिबन को साफ करने से यह आसानी से जलता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया भी लिखी है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के संपर्क में हम क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जलाने पर किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और यहाँ पर इस अभिक्रिया को संतुलित भी किया गया है। चलिए यह प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और साथ में ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मा क्षेपी में क्या हो रहा था, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, और ऊष्मा शोषी, तो शोषी का मतलब क्या, अवशोषित मतलब ग्रहण होना। तो ऊष्मा क्या होनी चाहिए, ग्रहण होनी चाहिए। तो वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित यानी कि ग्रहण होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब
उष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ये दोनों पर्सन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो जो मार्केट में हम देखते हैं, जो भी वेपन वगैरह जैसे कि चिप्स वगैरह खरीदते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई थी। तो नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है ताकि खाद्य पदार्थ है वो खराब न हो। तो यहाँ पर देखिए, अब तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं, जिससे इनकी गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। इसलिए इन्हें खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। अगर नाइट्रोजन से प्रभावित करेंगे तो वो खराब नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दें, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें पता है कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल उत्पाद है, एकल अभिकारक क्या हो जाता है, टूट कर दो या दो से अधिक भागों में यानी कि उत्पाद का निर्माण कर लेता है। और संयोजन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और इनके उदाहरण जैसे कि वियोजन में कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। फिर संयोजन के लिए देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसे संगमरमर भी बोला जाता है। और दूसरा उदाहरण जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया करवाई जाए तो जल का निर्माण होता है। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों प्रक्रिया हो, दोनों अभिक्रिया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन का मतलब कि ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन में कमी और या हाइड्रोजन में वृद्धि। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उन्हें कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों होते हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम अभिक्रिया कर रहे हैं किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं, तो किसका निर्माण हो रहा है, कॉपर तथा जल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयित हो रहा है, और हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। यानी कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ की गई तो कॉपर का निर्माण हुआ, तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया है, अपचयन हो गया। फिर हाइड्रोजन है वो क्या हो गया है, इसके साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, तो ये क्या हुआ, उपचयन हुआ। तो ये आपको रेडॉक्स अभिक्रिया अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? इसे गहरे रंग की बोतल में इसलिए रखते हैं ताकि ये सूर्य के जब प्रकाश में संपर्क में न आ सके, संपर्क में न आ सके। तो क्या होता है, जब संपर्क में आ जाता है तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में अपघटित हो जाता है। जब ये सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाता है तो ये अपघटित हो जाता है, इसी कारण इसे हम गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, अतः इसे गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया जब सूर्य के प्रकाश में होती है तो सिल्वर का उत्पादन होता है और साथ में क्लोरीन गैस बनती है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित की गई, आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, क्या होता है जब लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, लवई जी ने दिया था। तो लवई जी ने क्या बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, लवई जी के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है, अभिकारक में भी संरक्षित रहता है, और जब ये उत्पाद बनाएगा तो उत्पाद में भी क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, यानी कि बराबर रहेगा, जिसे न तो सर्जित किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, यानी कि वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और जब लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और किसका निर्माण होता है, साथ में आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया लिखी है, आयरन की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा रहे हैं, वो भी कौन सा, तनु।
तो की जाती है तो क्या होता है, आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो विमुक्त होती है। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और ये प्रश्न पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखी। तो हमें क्या करना है, कॉपर एक क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है जो कि सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। क्यों करेगा, क्योंकि कॉपर क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है और ये जो सिल्वर है, सिल्वर क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु है। तो इसके विलयन से ये क्या कर देगा, सिल्वर को विस्थापित कर देगा। तो किसका निर्माण हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होगा और साथ में ये जो सिल्वर है वो क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया है, समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो क्यों बदल जाता है, क्योंकि लोहा क्या है कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है जो कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो किसका निर्माण हो जाएगा, आयरन सल्फेट का निर्माण होगा और कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो लिखा यहाँ पर देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, अतः लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। और यहाँ पर अभिक्रिया लिखी है रासायनिक, लोहे की अभिक्रिया किससे करवाई जा रही है, कॉपर सल्फेट के साथ। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो ये इस कॉपर सल्फेट का विलयन है वो कैसा होता है, नीला होता है। अब जब कील ये इसके साथ क्रिया करेगी तो आयरन सल्फेट का निर्माण होता है और ये विलयन है वो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा और ये कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको रासायनिक अभिक्रिया ये प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो हमें क्या करना है, अ लिखा है कि पदार्थ X का नाम एवं सूत्र बताना है और ब है कि पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना। तो यहाँ पर पदार्थ X कौन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल के साथ की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये अ हो गया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। एक्स पदार्थ कौन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और ब है वो क्या कह रहा है कि एक्स की जल के साथ अभिक्रिया करवानी। तो एक्स कौन है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल के साथ की जाएगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा जिसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं और साथ में उसमें वो क्या होगी, उत्सर्जित होगी। फिर अगला प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट का तापीय वियोजन करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह भूरे रंग का धुआं कौन सी यौगिक का है, अभिक्रिया का समीकरण लिखनी है। तो यहाँ पर हमें जो ये भूरे रंग का जो धुआं उत्पन्न हो रहा है उस यौगिक को पहचानना है। तो जब लेड नाइट्रेट का तापीय वियोजन करते हैं तो भूरे रंग का धुआं वो उत्पन्न होता है, वो किसका होता है, नाइट्रोजन रही गैस का होता है। तो यहाँ पर जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया की जाती है तो लेड ऑक्साइड का निर्माण होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है और इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया भी क्या है, संतुलित है। तो ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल को गर्म करने पर रंगहीन अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध वाली गैस निकलती है। इस रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार व रासायनिक समीकरण लिखिए। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो क्या होता है, देखो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर फेरस सल्फेट की क्रिस्टल है वो क्या करता है, पानी अपना खो देता है, क्रिस्टल के रूप में होता है, ये क्रिस्टल के रूप में होता है और जल को ये क्या कर देता है, खो देता है और रंग है वो अपना बदल देता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया क्योंकि ये एकल अभिकारक है, वो टूट कर क्या करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया है। इसके उपरांत आयरन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, इतने उत्पादों का निर्माण होता है साथ में। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रंगहीन गैस होती है, रंगहीन गैस होती है। तो यहाँ पर ये रासायनिक समीकरण भी लिखा है कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल के वैद्युत अपघटन में एनोड अ है, एनोड एवं कैथोड पर मुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो ब है
यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, समीकरण भी लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एनोड पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पर कौन सी, हाइड्रोजन गैस। फिर वह है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह वैद्युत अपघटन प्रकार की अभिक्रिया है। और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब जल के विलीन में विद्युत को प्रवाहित किया जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है वो इनके ग्रेफाइट की जो छड़ें होती हैं वहां पर उत्सर्जित होती है। तो ये यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया है वो भी संतुलित की हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र तथा उसके बनने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर संगमरमर का किसको कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहा जाता है। और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। और इसके बनने की अभिक्रिया कैसे, जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, और साथ में किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिखा है, जैसे देखो संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। और रासायनिक अभिक्रिया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, और साथ में जल का निर्माण होता है। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।